गाइस सुप्रभात। गुड मॉर्निंग गाइस सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइस आज है 17 जुलाई 2021 और 17 जुलाई 2021 को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ये सेशन जो है 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है और इस कड़ी में इसके पीछे 16 वीडियो डाले जा चुके हैं। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आकर के वो वीडियो एक बार जरूर देखिए। ये सेशन BHU एकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है और इस BHU एकेडमी पर इसके पहले वीकली करंट अफेयर का सेशन आता था, जिसके स्थान पर अब इसको चेंज कर दिया गया है डेली करंट अफेयर के सेशन में, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। बात की जाए अगर इसके इम्पोर्टेंट की तो देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी के पहले होने वाले एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि BHU, AU, CU, CET अथवा किसी भी 10+2 लेवल के कंपटीशन के एग्जाम है जैसे कि SSC, रेलवे, इसके दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप 10 देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 के अनुसार विश्व में कितने लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है। ऑप्शन है 414 से 500 मिलियन, 500 से 600 मिलियन, 600 से 730 मिलियन अथवा 720 से 811 मिलियन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 720 से 811 मिलियन। ये जो द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 है, इसके अनुसार पूरे विश्व में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है। अब ये जो है देखिए यूनाइटेड नेशन का एक सहायक इकाई है FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि 2020 में ये रिपोर्ट जो है 2021 में जारी किया गया है और ये बताता है रिपोर्ट कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है, जो 2019 से अगर इसकी कंपेयर की जाए तो 161 मिलियन अधिक है। अब देखिए इस रिपोर्ट को 5 संस्था ने मिल करके जारी किया है। तो यहाँ पर देखिए पहला है UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात UN की सहायक इकाई है FAO, ये है। दूसरा है द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD। तीसरा है यूनाइटेड नेशन का चिल्ड्रंस फंड अर्थात यूनिसेफ और चौथा है द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और पांचवा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पांचों संस्था ने मिल करके इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगर बात एशिया की जाए तो देखिए एशिया में अकेले 418 लाख जो लोग हैं पूरे भूख का सामना करना पड़ा है, जो अगर इससे कंपेयर की जाए पूरे वर्ल्ड से एशिया की तो ये देखिए दुनिया की भूखी आबादी का आधे से अधिक जो है एशिया में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है। तो आप लोगों को पता है कि 23 जुलाई को शुरू होने वाला है टोक्यो ओलंपिक और इसके लिए चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है सोनू निगम, AR रहमान, अनुराग ठाकुर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी AR रहमान। AR रहमान ने ये चीयर सॉन्ग है हिंदुस्तानी वे इसको लॉन्च किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। इस सॉन्ग की देखिए गायिका हैं अनन्या बिरला और इसको संगीत उस्ताद हैं AR रहमान ने साथ मिल करके इसको लॉन्च किया है भारतीय खेल हस्तियों के लिए। और ये एक जयकार गीत लॉन्च किया गया है हिंदुस्तानी वे। गाने के लॉन्च के मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां पर मौजूद थे। अब देखिए बात टोक्यो ओलंपिक की आ गई जो 23 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि टोक्यो ओलंपिक में जज को चुना गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को देखिए पवन सिंह हैं और दीपक काबरा हैं जिनको जज के रूप में चुना गया है। तो ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पवन सिंह जो हैं उनको शूटिंग के लिए जज के रूप में चुना गया है और जो दीपक काबरा हैं उनको जिम्नेस्टिक के लिए इस टोक्यो ओलंपिक में जज के रूप में चुना गया है। तो ये दोनों नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखी है। ऑप्शन है मोहम्मद कुतुब शाह, JS इफ्तेखार, अमिताभ कांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी JS इफ्तेखार ने इस किताब को लिखा है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स गेम्स ऑफ डेक्कन। अब देखिए ये पुस्तक जो है हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं श्री M वेंकैया नायडू,
उनको ये पुस्तक प्राप्त हुआ है और इसको लिखा है वरिष्ठ पत्रकार हैं JS इफ्तेखार। उनके द्वारा ये पुस्तक जो है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन ये पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक जो है दक्कन क्षेत्र के उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन और उनके कार्यों को समेटे हुए है। पुस्तक में देखिए हैदराबाद के संस्थापक है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उनके समय से लेकर वर्तमान समय तक के जो दक्कन की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा है उसको इस पुस्तक में लिखा गया है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो 2021 में प्रकाशित हुई हैं। इसको कई बार रिवीजन कराया गया है। देखिए, बुद्धा इन गांधारा ये पुस्तक है, इसकी लेखिका है सुनीता द्विवेदी। एलिफेंट इन द ओम जो पुस्तक है इसके लेखक हैं कल्की कोचले। कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक है के रंगोथमन। द बेंच नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है 2021 में और इसके लेखक हैं मेघन मार्कल। अनदर डजन स्टोरीज इसके लेखक हैं सत्यजीत रे। बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी इसके लेखक हैं दीप हल्डर और द लिविंग माउंटेन के लेखक हैं अमिताभ घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला ग्रेन ATM अर्थात अनाज ATM कहाँ खुला है? ऑप्शन है हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब अथवा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में ये देश का प्रथम ग्रेन ATM अनाज ATM खुला है। देश का पहला ग्रेन ATM पायलट प्रोजेक्ट जो है हरियाणा के गुरुग्राम में इसको स्थापित किया गया है। देखिए ये ATM जो है यह बिल्कुल एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है और जो बैंक का ATM होता है बिल्कुल उसी की तरह ये ATM है, उसी की तरह काम करता है। इस मशीन को यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने डेवलप किया है, उसको बनाया है और इस मशीन के तहत इसको स्थापित किया गया है इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ही। और इसे देखिए अन्य नामों से भी नाम दिया गया है, अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। ऑटोमेटेड हो गए, मल्टी कमोडिटी हो गए, ग्रेन डिस्पेंडिंग मशीन हो गया, ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन, तो इन नामों से भी इसको जाना जा रहा है। ये जो ग्रेन ATM अनाज ATM है इसमें होगा क्या, तो देखिए ये स्वचालित मशीन जो है टच स्क्रीन के साथ में है और इसमें भी बायोमेट्रिक सिस्टम से ये पूरी तरह से लैस है, बायोमेट्रिक सिस्टम से। और इसमें जो लाभार्थी होंगे उनको आधार या राशन कार्ड यूनिक नंबर दर्ज करना होगा। तो ये जो बायोमेट्रिक है तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये आधार या राशन कार्ड नंबर जो है वगैरह दर्ज करना होगा। और ये बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर सरकार द्वारा लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न मशीन के नीचे लगे बोरों में स्वतः भर दिया जाएगा। बिल्कुल जो बैंक के ATM होते हैं उसी के तरह हैं। इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार के अनाज प्रोवाइड किए जाएंगे, गेहूं, चावल, बाजरा। अब देखिए बात हरियाणा की आ गई, तो देखिए हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और आप लोगों को पता है देखिए हरियाणा के अभी हाल ही में गवर्नर बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये गवर्नर बने हैं हरियाणा के हाल ही में। हरियाणा के देखिए चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। हरियाणा के राज्यसभा सीट की संख्या है 5, लोकसभा सीट की संख्या है 10 और विधानसभा सीट की संख्या है 90। बात देखिए नेशनल पार्क की जाए तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर नेशनल पार्क, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी हरियाणा में स्थित है। झील की बात की जाए तो देखिए दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, भीमकुंड झील, बसई झील, मयूर झील, सूरजकुंड झील, कोटला झील, ये सभी इंपॉर्टेंट झील हैं जो हरियाणा में ही स्थित हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इस रुद्राक्ष का अनावरण किया गया है। आप लोग को पता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अपने संसदीय क्षेत्र बनारसी की यात्रा पर गए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बनारसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उन्होंने उद्घाटन किया है। इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से किया जाएगा और ये कन्वेंशन सेंटर पर्यटकों के लिए और व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस कन्वेंशन सेंटर के देखिए केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं, अर्थात समझिए कि 108 इस तरह के कमरे हैं। इनकी छत जो है शिवलिंग के आकार की होगी।
तो ये जो कन्वेंशन सेंटर है रुद्राक्ष, वो वहाँ के पर्यटकों को और वहाँ के बिजनेसमैन को आकर्षित करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया है? ये जो योजना है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, इसका किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनावरण किया है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब अथवा कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया। ये है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। इन्होंने कर्नाटक में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है कि यात्रा के समय को कम करना और जो बस, रेलवे और मेट्रो स्टेशन है वहां तक पहुंचने में जो असुविधा होती है लोगों को, उस असुविधा को कम करना इस योजना के माध्यम से। जो योजना है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021, कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 जो है, जो स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगी, पर्यावरण के अनुकूल भी है, वातावरण को भी ये करेगी, मतलब प्रदूषण से बचाएगी, ईंधन संरक्षण को भी बढ़ावा देगी, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेगी और इन्हीं सब के साथ ये संबंधित उद्योगों की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगी। यात्रा के लिए मूल और गंतव्य के बीच में इसकी दूरी जो है 10 किलोमीटर तय। देखिए बात कर्नाटक की आ गई तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान समय पे मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और हाल ही में कर्नाटक के गवर्नर बने हैं वजुभाई वाला। चीफ जस्टिस हैं कर्नाटक के अभय श्रीनिवास ओका और कर्नाटक का राष्ट्रीय फूल है कमल, राष्ट्रीय पशु है हाथी, राष्ट्रीय पक्षी है नीलकंठ और राष्ट्रीय वृक्ष है चंदन। चंदन वृक्ष जो है राष्ट्रीय वृक्ष है कर्नाटक का। कर्नाटक के लोकसभा सीट की संख्या है 28, राज्यसभा सीट की संख्या है 12 और विधानसभा सीट की संख्या है 224। अब राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात की जाए तो देखिए बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। झील की बात की जाए तो उलसूर झील, पंपा सरोवर झील, ये दोनों झील जो है कर्नाटक में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत को बढ़ाकर कितना फीसदी करने को मंजूरी दे दी है? तो प्रश्न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेंटर के कर्मचारी हैं अथवा पेंशन भोगी हैं उनकी महंगाई भत्ता को कितना बढ़ा दिया है, कितना फीसदी कर दिया है बढ़ा करके? ऑप्शन है 11%, 14%, 13% अथवा 17%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है 11%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत को बढ़ा करके 28% करने की मंजूरी दे दी है। तो ये अब जाकर के 28% हो जाएगा। यह वृद्धि जो है मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 17% की दर से 11% की वृद्धि की गई है। तो पहले ये 17% थी, अब इसमें 11% और बढ़ा दिया गया है और अब ये जो है बढ़ करके 28% हो गया है। बढ़ी हुई DA और DR जो है ये 1 जुलाई 2021 से ही लागू हो गई है, जो 1 जुलाई 2021 से ही ये लागू हो चुकी है। तो जो जून तक के पेंशन भोगी हैं उनको 17% पर ही मिलेगा और 1 जुलाई के बाद जो है उनको 28% पे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सोलर पार्क है उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर अथवा भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर में किया जाएगा विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म में से एक का अनावरण इसने किया है और ये जो प्रोजेक्ट है देश द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगा और इसने अपना लक्ष्य रखा है कि 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को ये चौगुना कर दे। 2025 तक सिंगापुर ने लक्ष्य रखा है कि जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उसके प्रोडक्शन को ये चौगुना कर दे। अब ये जो प्लांट है, ये फार्म है, ये 45 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है और इसमें लगभग 1,22,000 जो है सौर पैनल लगे हैं जो बिजली उत्पन्न करेंगे और सिंगापुर को दुनिया के उन कुछ देशों में एक बना देंगे जिनके पास अस्थायी ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से संचालित जल उपचार प्रणाली हो जाएगी। अब देखिए सिंगापुर की बात आ गई तो सिंगापुर की मुद्रा है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर।
सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है और वर्तमान में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सीपी ग्राम्स नामक एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये सीपी ग्राम्स एक एप्लीकेशन है, CPGRAMS, ये एप्लीकेशन है, इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय अथवा उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको सीपी ग्राम्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने के लिए इस सीपी ग्राम्स नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है और ये शिकायत दर्ज करने के लिए है। रक्षा मंत्री को बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल पावर्ड एप्लीकेशन है लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से संभालेगा और उनका विश्लेषण भी करेगा, मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, समय बचाएगा और उनके निपटान में अधिक ट्रांसपेरेंसी भी लाएगा। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और आप लोग को पता होगा कि हाल ही में जैसे पिछले वीडियो में बताया भी गया है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों ने मिल करके एप्लीकेशन मत्स्य सेतु का भी अनावरण किया था, जो मत्स्य पालन को बढ़ावा देगा, फिशरीज को बढ़ावा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंतिम नंबर प्रश्न है, हाल ही में मरुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन है बनारस स्टेशन, बनारसी स्टेशन, गदोलिया स्टेशन, मैदागिनी स्टेशन। तो इसका सही जवाब है बनारस स्टेशन। ये जो मरुआडीह स्टेशन है इसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है बनारस स्टेशन। पूर्वोत्तर रेलवे बोर्ड जो है ये मरुआडीह का नाम बदल करके अब इसको बदल करके रख दिया गया है बनारस स्टेशन। और ये जो स्टेशन है इसका नाम बदलने की प्रक्रिया जो 2019 में शुरू हो गई थी, उसी समय से इस पर बहस चल रहा था। और उस समय के थे पूर्व रेल मंत्री और जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल मनोज सिंह ने अनुरोध किया था, तो उसी वर्ष से 2019 से ही इस पर विरोध चल रहा था इसके नाम को बदलने के लिए। और अब जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसे गृह मंत्रालय भेज दिया, जिस वजह से ये जो मरुआडीह है उसका नाम बदल करके अब हो गया है बनारस स्टेशन। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी गया था कि कुछ ऐसे नाम थे जो हाल ही में 2021 में उसमें बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर देखिए हालांकि ऐड नहीं किया गया लेकिन उसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे देखिए एक था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल करके रखा गया है अटल जंक्शन, जो मध्य प्रदेश में है। कुरनूल हवाई अड्डा जो आंध्र प्रदेश में है उसका भी नाम चेंज करके रखा गया था उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और मोटेरा स्टेडियम गुजरात में आप लोगों को पता है कि उसका नाम रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। झांसी रानी रेलवे स्टेशन जो है वो था उत्तर प्रदेश में और इसका भी हाल ही में नाम चेंज करके रखा गया था रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक था रोहतांग सुरंग, इसका भी नाम चेंज करके रखा गया था अटल सुरंग। चलिए अब पिछले प्रश्न का विश्लेषण देख लीजिए। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो उसका सही जवाब था शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा जो है कांग्रेस के लीडर थे और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये हाल ही में नेपाल के जो हैं ये 5वें प्रधानमंत्री बने हैं। अब उसमें जो नाम थे देखिए, स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन बने हैं हाल ही में। एरियल हेनरी जो हैं ये हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। नफ्ताली बेनेट जो हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, वो हैं किम बू क्यूम। और ऐमन बेनाब्द रहमान जो हैं ये अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। इथियोपिया के प्रधानमंत्री भी बने हैं हाल ही में, पिछले वीडियो में बताया गया है, अबी अहमद उनका नाम है। और इसमें केवल एक स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया था और उसने काफ़ी इसके बारे में लिखा भी था कि नेपाल के बारे में वो काफ़ी कुछ कमेंट सेक्शन में टाइप भी किया था, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल सैंडी महल जो है कहाँ बनाया गया है। ऑप्शन है मलेशिया, डेनमार्क, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करना है और इस रेत के महल के बारे में और इसका जो इसमें से सही ऑप्शन है उस कंट्री के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। गाइस ऐसा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसके पिछले वीडियो भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए
और अधिक से अधिक लोगों के पास ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 18 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव। जय हिंद, जय